बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है जी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। दो बातें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। छोटा सा टॉपिक है बज़ाहिर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स है जी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपको पता है कि हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रास्ते में क्या रख दें, कोई सरफेस रख दें, कोई एलिमेंट रख दें, कोई एरिया रख दें, तो वो लाइंस जितनी तादाद में उस सरफेस में से गुजरेंगी वो तादाद क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी भी सरफेस के किसी सर्टेन एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं जी? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। ये एक इसकी डेफिनेशन है। एक दूसरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताता चलूँ छोटी सी, कि इसको हम एक और नाम भी देते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। किस चीज़ का? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए। ठीक है जी, ये एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी आप नोट कर लेंगे साथ। एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो होगी उसकी फिजिक्स। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड ए, ये क्या चीज़ होगी? उसकी मैथमेटिक्स। ठीक है जी, तो ये दोनों डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, क्यों होता है, उसको समझने से पहले मैं आपको इनके कुछ केसेस की तरफ लेके चलता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, कि किसी सरफेस में से कब मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम गुजरेगा और कब ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेगा। तो पहला केस जो है वो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। केस नंबर 1, इसमें वो कहता है कि इफ़ वेक्टर एरिया, अब यहाँ पे मैंने वेक्टर को अलग से लिखा, इसका मकसद क्या है कि एरिया आप पढ़ते हो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर हम जिस एरिया की बात करने जा रहे हैं वो है वेक्टर एरिया। क्यों है वेक्टर एरिया, अभी देखते हैं। वो कहता है कि इफ़ वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर, ये जो साइन है किस चीज़ का है? परपेंडिकुलर का है टू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या चीज़ होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अब अगर एरिया क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास एंगल कितना होना चाहिए? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री सिचुएशन पॉसिबल कैसे है? हम एक सरफेस जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। सपोज मेरा ये हाथ वो सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को मैंने इस तरह से रखा। अब इस तरह से रखने के बाद आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो गुजर रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। या आप कह लें कि इधर से फील्ड लाइंस आ रही हैं और इस तरफ जा रही हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर दो बातें हम बात डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सी? बी और ए। बी तो हो गई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ब्लैक कलर में यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है। सॉरी, इसको रेड कर लेते हैं जैसे हमारी डायग्राम बनी हुई है। ये सरफेस जा रही है। अब ये जो मेरा हाथ है इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक मैं वेक्टर अगर ड्रॉ करूं इस तरह से, ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्या कहलाता है? इस सरफेस की ये फ्रंट साइड का एरिया कहलाता है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? वेक्टर एरिया कहते हैं। अब अगर आपके पास एक क्यूबिकल शेप हो तो उसकी डिफरेंट साइड्स होंगी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, राइट लेफ्ट वाली, ठीक है ना। हर साइड का अपना वेक्टर एरिया होगा। तो हम सिर्फ इस टॉप साइड को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड गुजरी और ये यहाँ पर उस साइड का क्या हो गया? वेक्टर एरिया। तो देखें इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? अगर मैं सरफेस रिमूव करूं तो ये देखें जी 90 डिग्री एंगल बनता है। इसलिए हमने लिखा कि थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री ज़रूर है, लेकिन आप देखें कि ये सरफेस और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपका वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर होंगे एट द सेम टाइम, आपकी जो सरफेस होगी वो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगी? पैरेलल होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है जी। तो पैरेलल हो जाएगी ये। अब देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वेक्टर एरिया ए आ गया, ये बी आ गई मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स को शो किया जाता है किसके साथ? फाई बी के साथ, ठीक है जी। फाई जो है ये क्या चीज़ है? फ्लक्स को शो करता है। और बी यहाँ पर किस चीज़ को जाहिर करता है? मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा फ्लक्स है?
मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है जी। अब आते हैं इस तरफ, कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। हमने कहा कि आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो ये बनेगा जी बी डॉट ए। बी डॉट ए को अगर आप एक्सपेंड करें तो बनेगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ गया जी बी ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, अभी ऊपर हमने हाईलाइट किया थीटा को कि थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री यहाँ पर पुट करें, आपको पता है कि कॉज 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स कितना आ गया, टोटल जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एंगल बिटवीन बी एंड ए क्या होगा, 90 डिग्री, तो फ्लक्स आपका वहां पर क्या होगा जी, मिनिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, मिनिमम फ्लक्स कह लें या इसको कह लें कि जीरो फ्लक्स होगा। समझ आ गई। अब देखें, कॉमन सेंस की बात है। आप अगर एक सरफेस ले लेते हैं बिल्कुल इस तरह, इधर से आपकी कोई 500, 1000, 2000 फील्ड लाइंस भागती हुई आ रही, तो कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजरेंगी, कुछ नीचे से गुजरेंगी, कोई 1, 2, 3, 4 लाइंस ऐसी होंगी जो यहाँ से सरफेस के अंदर से गुजरेंगी। इसलिए हमने वर्ड यूज किया मिनिमम का, कि इस ओरिएंटेशन में अगर सरफेस को इस तरह रखा हुआ है आपने फील्ड लाइंस के सामने, तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है। सेकंड केस हमारा क्या है कि इफ वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, यहां पर ये जो साइन मैंने लगाया ये पैरेलल को शो करता है। अगर ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी हो, तब आपके पास थीटा क्या बनेगा, आपको पता है पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान थीटा क्या होता है जी, 0 डिग्री होता है। अगर ये 0 डिग्री हो, एट द सेम टाइम आपकी सरफेस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी होती है। कैसे, ये है जी आपकी सरफेस। अब पहले सरफेस थी इस तरह से, अब इस सरफेस को हमने इस ओरिएंटेशन में ले आना है। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ये आ रही हैं इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर गई। इसी टाइम पे आपका जो एरिया होगा, मैंने कहा था कि एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आपकी सरफेस है, ये वाली, इस साइड को देखें अगर, तो ये उसका परपेंडिकुलर होगा। तो देखें ये रेड और ब्लैक दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों 0 डिग्री एंगल पर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी सरफेस टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो ये दोनों फर्क जरूर याद रखने हैं कि जब बी और ए पैरेलल होंगे तो सरफेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखें जी, एंगल आपका क्या हो गया, ये आ गया वेक्टर एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही हमारा सेकेंड केस है कि अगर 0 डिग्री हो तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बन जाता है जी बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री में जो कॉस 0 दिया गया है ये किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। अगर आप 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 5b इज इक्वल टू बी ए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका जो वेक्टर एरिया ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये पैरेलल टू ईच अदर हों, तो फ्लक्स क्या हो जाता है जी, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाता है। कॉमन सेंस की बात है। ये आपकी सरफेस पड़ी हुई है, फील्ड लाइंस अगर इधर से 100, 200 आ रही हैं, सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेंगी। कोई 1, 2 फील्ड लाइन होगी जो ऊपर से, नीचे से या साइडों से निकलेगी, मेजॉरिटी इनकी इसी सरफेस में से गुजर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम होता है। तो ये तो हो गया केस 1 और केस 2। अब हम आते हैं थर्ड केस की तरफ। कैसे, एक एंगल आपने 90 डिग्री देखा, एक एंगल आपने 0 डिग्री देखा। अगर इनके दरमियान में कोई एंगल आ जाए, सपोज इस तरह, यानी कि आप सरफेस को क्या करो, अगर इस ओरिएंटेशन में प्लेस कर दो, ना वो ऐसे हो ना ऐसे हो, इस तरह आ जाए किसी डिग्री एंगल पे, तो कोई भी एंगल अदर देन 90 एंड अदर देन 0 डिग्री, वहां पर क्या सिचुएशन होगी। अब ये हमारा की पॉइंट है, यहां से हमें और भी बहुत सी काम की बातें पता चलने वाली हैं। थर्ड केस जो है ये क्या बताता है कि आपका जो थीटा है इट इज बिटवीन बी एंड ए। ठीक है ना, कि आपकी एंगल की वैल्यू बी और ए के दरमियान में कुछ इस तरह से होगी कि ना तो वो 0 डिग्री है ना वो 90 डिग्री है। ओरिएंटेशन देखें मैंने किस तरह बनाई, तिरछी बनाई इस एंगल पे। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, ये आपका एरिया, एरिया तो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। सरफेस इस तरह से है तो एरिया ऊपर की तरफ होगा, सरफेस इस तरह से है तो एरिया इस तरफ होगा। सरफेस किसी एंगल पर आ जाती है तो एरिया इस तरफ निकल जाएगा। इसी टाइम पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गुजर रहा है, तो देखें क्या बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया और ये देखें रेड कलर में आपको एरिया नज़र आ रहा है, तो ये बना कोई एंगल थीटा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने करना है जी वेक्टर्स
के कंपोनेंट्स जैसे आप बनाते थे वो काम कर लें थोड़ा सा, कि ये जो वेक्टर ए था इसको अगर हम देखें अलोंग वेक्टर बी, तो आपके पास एक कंपोनेंट बनेगा वेक्टर का। वो कंपोनेंट क्या होगा? वो कंपोनेंट होगा जी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है ना? ये देखें ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी वो क्या बनना चाहिए? कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अगर ये कॉस थीटा बन रहा है तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हम फ्लक्स निकालते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरह से कि वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड पुट कर लें यहाँ पर, और जो आपके पास वेक्टर ए था वो क्या आ जाएगा? कंपोनेंट अलोंग बी, ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये बना बी ए कॉज ऑफ थीटा। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान, देखें बी भी वेक्टर है ए भी वेक्टर है, इनके दरमियान अगर कॉस थीटा आ जाए प्रोडक्ट में, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको ये डेफिनेशन बताई कि इसकी सेकंड डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हो कि ये क्या कहलाता है जी? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड ए कहलाता है। ठीक है ना? तो ये बात भी क्लियर हो गई। ए वेक्टर जो है ये क्या, ए जो है क्या होता है? वेक्टर एरिया होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू सरफेस होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि एरिया जब वेक्टर हो तो उसकी डायरेक्शन क्या ली जाती है। ठीक हो गया जी। केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 4 में उसने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस आ जाए, क्या आ जाए? कर्व्ड सरफेस आ जाए। ठीक है ना? जैसे कि आप कह लें कि आपका जो मैग्नेट है वो एक फुटबॉल के अंदर रख दिया गया। ठीक है, अब एक फुटबॉल आपको पता है स्फेरिकल शेप का होता है, कर्व्ड शेप होती है ये भी। उसके अंदर जो मैग्नेट पड़ा है उसकी फील्ड लाइंस इस तरह से जब बाहर निकलेंगी तो वो उस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करेंगी। उस कर्व्ड सरफेस में से गुजरते वक्त फ्लक्स कितना होगा वो हमने निकालना है। उसके लिए वो कहता है कि आप क्या करोगे, अगर आपके पास कर्व्ड सरफेस हो, कहाँ पर? एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर्व्ड सरफेस मौजूद हो, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे मैंने अभी फुटबॉल की एग्जांपल दी, क्यों दी? क्योंकि आपको पता है फुटबॉल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों को सिलाई करके एक स्फेरिकल शेप दी जाती है। आप उन छोटे छोटे टुकड़ों को अज्यूम कर लेंगे कि ये हर एक टुकड़ा अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे हर एक छोटे टुकड़े का। अब आपको पता है कि एक फुटबॉल जो है वो 50-60 छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनता है। हर एलिमेंट का अलग अलग फ्लक्स निकाल लें। किस फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले से, बी ए कॉज ऑफ थीटा। ये जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर बी ए कॉज थीटा, यही फॉर्मूला हर एलिमेंट पे लगाएं तो क्या होगा? अगर आपके पास 50 या 60 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सबका क्या करें? फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, सारे के सारे फ्लक्सेस को ऐड कर लें। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो साइन लगाया इसको हम क्या पढ़ते हैं जी? सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है, सिग्मा यानी कि समेशन। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर देता है ये साइन। तो अब आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट था बिटवीन बी एंड ए, इस सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट्स को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो ये टोटल आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे? उस कर्व्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इसको आप मेजर भी करोगे किसी यूनिट में, तो इसका यूनिट जो है वो अगर फार्मूले से हम यूनिट बनाएं वो क्या होगा? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल होगा। ठीक है जी, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर का दूसरा नाम हम ऐसा यूनिट्स में क्या लेते हैं? वेबर। ठीक है जी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा करोगे? डब्ल्यू और बी। ठीक है जी, वेबर आपके पास ये यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपकी बुक पे दी गई है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक इंडक्शन को आपने समझना है। ये क्या चीज़ है? ये है जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास लेट करेंगे ये वो सरफेस थी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज कर लेता हूँ कि सरफेस पड़ी हुई है। इस सरफेस के इस यूनिट एरिया में से, ये यहाँ जहाँ तक मेरी फिंगर्स हैं, इस यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ दैट सरफेस। ठीक है ना? तो फ्लक्स per unit area of a surface perpendicular to magnetic field is called magnetic flux density या magnetic induction। इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये होती है B के इक्वल। ये जो अभी हमने लिखा ना phi is equal to BA, इसमें से ये जो B है
ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। इस बी को अगर अलग निकालें तो क्या बनेगा, फाइव बी और ए उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो फाइव डिवाइडेड बाय ए आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। इसका यूनिट क्या बनेगा, अभी हमने पढ़ा फाइव का यूनिट क्या होता है वेबर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इसका यूनिट। और सेकंड यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर होगा। ठीक है जी, ये दो इसके आपने यूनिट्स देख लेने हैं, किस चीज़ के जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। अब ये जो दोनों यूनिट्स हैं कौन कौन से, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के हैं और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स के हैं, ये दोनों यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा ये वाला यूनिट पूछा गया है कि ऑप्शंस में आपको न्यूटन मीटर पर एम्पेयर या न्यूटन पर एम्पेयर या न्यूटन पर मीटर, इस तरह से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। आपके माइंड में क्या होगा कि जी हमने वेबर पढ़ा हुआ है यूनिट, तो ये दोनों यूनिट्स आपने याद रखने हैं, किस चीज़ के लिए, एमसीक्यूज के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज के लिए आ गए, ये भी क्या आ गए, एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद एक छोटा सा एमसीक्यूज आप डिस्कस कर लें कि एक अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस में से गुजर रहा हो 60 डिग्री एंगल पर और उस सरफेस का एरिया 2 मीटर स्क्वायर हो, तो फ्लक्स कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, तो इस लेक्चर के एंड पे इसका सॉल्यूशन आप कमेंट्स में पिन कर देंगे। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर होगा ए बी सी या डी, ये ऑप्शन आप कमेंट्स के अंदर फिल कर देंगे, वहाँ से आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।